सर रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। सर किसी एग्जिस्टिंग फर्म को वापस, यदि मान लो कोई पार्टनर ऑलरेडी बनी हुई फर्म में कोई पार्टनर अंदर आ रहा है, कोई पार्टनर बाहर जा रहा है, तो वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। सर वो डेथ के कारण भी जा रहा है बाहर और इंसॉल्वेंसी के कारण भी बाहर जा रहा है, तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। सर उसको यदि एक्सपल्शन के प्रोविजंस हैं और सही तरीके से गुड फेथ में फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म निकाला जा रहा है, तो भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, वापस बन रही है। ठीक है, सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है सर, अंदर डाला जा रहा है बनी बनाई फर्म में, बाहर फेंका जा रहा है, वो खुद अपनी मर्जी से बाहर निकल रहा है। डेथ या इंसॉल्वेंसी के कारण अब उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं रही है, तो वो बाहर जा रहा है। उसने अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर कर दिया है, तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी तो क्या होगी, आइए इन हेडिंग्स में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म देखते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टनर्स कमिंग इन एंड गोइंग आउट। सर एडमिशन, क्या एक पार्टनर को ये आदमी अंदर घुसना चाह रहा है, इसको बिना बाकी के लोगों की सबकी कंसेंट के अंदर घुसाया जा सकता है? ठीक है सर, पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है सर, ये नया घुसने वाला अब फर्म में किए गए पुराने पापों के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। ये तब तक ही जिम्मेदार होता है जब तक ये फर्म में है। अदरवाइज यदि इसने मान लिया कि मैं पहले के लिए भी जिम्मेदार, तो एक अलग बात है, नहीं तो अंदर पहले के पापों के लिए ये जिम्मेदार नहीं होगा। हाँ, ये मान लेता है जिम्मेदारी लेने को, तो एक अलग बात है। ठीक है, third parties cannot hold him liable since there is no privity of contract between the new partner and creditors। सर मान लो इस फर्म को किसी ने पहले उधार दिया था, उधार देते वक्त ये 3 जने थे और ये बाद में घुसा है उधारी देने के बाद में। ठीक है, उधारी देने के बाद में घुसा है थर्ड पार्टी creditor जिसने इसको उधार दिया। So third parties cannot hold him liable since there is no privity of contract between new partner and the creditors। सर कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में था? इनके और इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। तो जब ये पार्टी था ही नहीं उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो क्या इसकी गर्दन पकड़ी जा सकती है? पहली बात, नहीं पकड़ी जा सकती। सर अब कॉन्ट्रैक्ट घुसने का किस किस के बीच में? इन 3 एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में और ये नए पार्टनर के बीच में पार्टनरशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, एग्रीमेंट बन रहा है। सर कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में है, तो क्या अब क्रेडिटर इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरफेयर कर सकता है? सर नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्राइवेट रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज हु आर मेकिंग इट एंड द थर्ड पार्टी कैन नॉट इंटरफेयर इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर, तो वो क्रेडिटर इसकी गर्दन ऐसे भी नहीं पकड़ सकता, ऐसे भी नहीं पकड़ सकता, कैसे भी नहीं पकड़ सकता, जब तक ये खुद नहीं मान लेवे कि चल मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। Any act of the old partners cannot be ratified by the new partner as he was not in existence as a principal at the time when such acts were done। सर पुराने पार्टनर्स ने, एक पार्टनर ने क्या किया, बिना फर्म की परमिशन के कुछ काम कर दिया। अब बाकी के पार्टनर्स वो देखना चाह रहे हैं कि चलो इसको रेटिफाई करें, सही मान लेवे नहीं मान लेवे, उनके बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है, सोच विचार चल रहा है, डिस्प्यूट नहीं। सर उस रेटिफिकेशन में इस नए घुसे हुए पार्टनर का काम इसलिए नहीं होगा क्योंकि सर ये तब का काम है जब वो अंदर था ही नहीं। ठीक है, minor opting to become a partner or attaining majority shall be liable for all the acts of the firm done since the date of his admission into the benefits of partnership। माइनर है सर, ठीक है, ये माइनर जो है इज नॉट, हम सभी जानते हैं इज एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो अब जब ये मेजर बन गया तो 6 महीने के अंदर इसको सेलेक्ट करना है, या तो मेजॉरिटी की एज आने के अंदर अंदर, और या फिर नॉलेज आने के 6 महीने के अंदर अंदर, जो भी लेट हो उसके 6 महीने के अंदर अंदर नक्की करना है फॉर्म में पार्टनर बनना है या नहीं बनना है, फुल फ्लेजेड पार्टनर। तो फुल फ्लेजेड पार्टनर बनने का नक्की करता है ना, तो फिर क्या होगा कि सर जिस दिन से इसको एडमिट किया गया था फॉर ओनली फॉर बेनिफिट्स, उस दिन से जितने भी काम किए गए हैं इस पार्टनरशिप फॉर्म में, सबके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी कि पुराने पापों के लिए जो इम्यूनिटी मिली हुई थी माइनर होने के कारण, वो अब पुराना हिसाब भी लिया जाएगा। ठीक है,
सो एडमिशन। सर इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर, सर ये वही पार्ट है एडमिशन वाला, सारे पार्टनर्स की कंसेंट से ही लिया जा सकता है इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स और प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, वैसे ही लिया जा सकता है। और न्यू पार्टनर इज नोन एज इनकमिंग पार्टनर। ठीक है सर, ये वही रिपीट हो रहा है तो मैं इसको वापस रिपीट नहीं कराऊंगा। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, सर कोई पार्टनर बाहर जा रहा है, चार में से एक को बाहर जाने की इच्छा हो गई। ठीक है सर, बाकी के पार्टनर्स कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, बाकी के पार्टनर्स कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो सर ये जो बाहर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, इसको आउटगोइंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर दोनों में से कुछ भी बोल दो। ठीक है, अब आउटगोइंग पार्टनर में टर्म एक्सपेल्ड पार्टनर भी इंक्लूड होती है। सर आउटगोइंग बहुत ब्रॉड टर्म है। ठीक है, एक मिनट, ये तो हो गया रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है सर, रिटायरिंग पार्टनर जो है, रिटायरिंग पार्टनर इज आल्सो नोन एज आउटगोइंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर भी बोलते हैं इसको। और आउटगोइंग पार्टनर में टर्म एक्सपेल्ड पार्टनर भी इंक्लूड होता है, जिसे बाहर फेंक दिया गया हो जबरदस्ती, या फिर जिससे इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया हो, वो भी बाहर जा रहा है। तो आउटगोइंग पार्टनर जो है ना, उसमें तीनों चीजें इंक्लूड होती है। जो पार्टनर अपनी मर्जी से रिटायर हो रहा है, जिसे उसके मर्जी के खिलाफ बाहर फेंक दिया जा रहा है, या जो कानूनन इंसॉल्वेंट हो रहा है। तो आउटगोइंग में तीनों टर्म्स इंक्लूड होंगे, रिटायरिंग भी होगा, एक्सपेल्ड भी होगा, इंसॉल्वेंट भी होगा। तो आउटगोइंग पार्टनर जो किसी भी कारण से आउटगो कर रहा है, वो आउटगोइंग पार्टनर। टर्म बहुत ब्रॉड है, उसके अंदर ये तीनों आ जाते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिटायरमेंट। सर रिटायरमेंट का मोड कैसा भी हो सकता है, जैसे आपने पार्टनरशिप में डिसाइड किया हो वैसा। ठीक है, in accordance with an express agreement by a partner, that is in accordance with the provisions of partnership deed। सर आपने डीड में पहले ही एक पार्टनर बाहर कैसे जा सकते हैं नक्की किया हुआ है, तो उस हिसाब से। ठीक है, यदि कुछ नक्की नहीं किया हुआ है तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स, इन्होंने कहा यार ये बूढ़ा शेर हो चुका है, अब शेर तो है लेकिन अब बूढ़ा हो चुका है, क्यों ना इसको रिटायरमेंट दे दे, क्यों परेशान करें अपन इसको। ठीक है, बाहर जाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा प्रॉफिट्स कमा रही थी फर्म, सोचा कि चलो अपना भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा 33% से सबका, तो क्यों नहीं ये रिटायरमेंट लेना चाह रहा है, हमें क्या दिक्कत, अपने तो फायदा ही हो रहा है। ठीक है, तो सारे जहां पर पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं है, वहां कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। जहां पर पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन है कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर मान जाए तो हम रिटायर कर देंगे, या 100% पार्टनर माने तो ही रिटायर करेंगे। ठीक है, इफ द वैसा। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है, एक पार्टनर बाहर कैसे जा सकता है। देखो ये सारे पॉइंट्स कहाँ लग रहे हैं कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स वो बाहर जा सकता है, या अकॉर्डिंग विद द पार्टनरशिप डीड बाहर जा सकता है। ये वहां लग रहे हैं जहां पार्टनरशिप जो है वो एट विल नहीं वाली नहीं है, पार्टनरशिप एट विल वाली नहीं है। ठीक है, यानी कि जब पार्टनरशिप एट विल तो होती वो है, जब तक पार्टनर की इच्छा होए वो फर्म में रह सकता है, जिस दिन उसकी इच्छा नहीं है फर्म में कंटिन्यू करने की, मेरी विल नहीं है, तो मैं बाहर निकल सकता हूँ, या फिर पार्टनरशिप को भी डिसॉल्व करवा सकता हूँ, जैसा कि उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो पार्टनरशिप एट विल नहीं है ना, जैसे कि पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन हुई, या पर्टिकुलर पार्टनरशिप हुई उस काम को करने के लिए, तब तक ये वाली दोनों बातें लगेंगी। लेकिन पार्टनरशिप एट विल है, जब तक किसी पार्टनर की इच्छा है, आपने बनाई ही पार्टनरशिप ऐसी है, तब तक वो पार्टनरशिप कंटिन्यू करेगी जब तक इच्छा है। तो फिर अब बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर, कि भैया मैं अब फर्क चाहता हूँ, मेरे को बाहर जाने दो, वैसे भी पार्टनरशिप एट विल है, तो फिर मुझे कृपया बाहर जाने दीजिए। ठीक है, तो फिर उधर बस बाकियों को नोटिस देगा और निकल जाएगा चुपचाप। नाउ व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर। सर रिटायरिंग पार्टनर, सर जब तक वो फर्म में रहा है उस दौरान जो भी किए गए काम है उन सब के लिए ये रेस्पॉन्सिबल रहेगा, चाहे फर्म से बाहर निकल गया, लेकिन जब तक ये फर्म है में था तब तक के कामों के लिए आउटगोइंग पार्टनर हमेशा जिंदगी पर रेस्पॉन्सिबल होगा,
चाहिए इसके निकलने के बाद में 1-2 साल बाद में पार्टनरशिप फॉर्म भी क्यों नहीं डिसॉल्व हो गई हो, सारे पार्टनर्स जो उस ड्यूरेशन में रहे थे सब रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने अपने कामों के लिए, जो भी फर्म ने उस दौरान काम किया सब उस फर्म के कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सर तो आउटगोइंग पार्टनर जब तक वो फर्म में था तब तक किए गए कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, अच्छा ये एक बात तो समझ में आ गई, ध्यान से सुनना रे, ये इंपॉर्टेंट है। मिस्टर एक्स इस पार्टनरशिप फॉर्म से बाहर जाना चाहते थे तो वो रिटायर कर गए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में भी मिस्टर एक्स जिस दौरान इस फर्म में थे, रिटायरमेंट के बाद में फर्म कंटिन्यू कर रही है तो भी, रिटायरमेंट के बाद में फर्म खत्म हो गई है तो भी बाद में भी गला पकड़ा जा सकता है, चाहे फर्म ही क्यों नहीं डिसॉल्व हो गई हो। सर तो इस दौरान के कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल, सर पहले वाले कामों के लिए तब रिस्पॉन्सिबल जब वो उन्होंने स्पेसिफिकली इस बारे में एग्री किया, बाहर वाले काम, अच्छा निकलने के बाद वाले कामों के लिए वो तब भी रिस्पॉन्सिबल जब उन्होंने पब्लिक नोटिस देने वाले प्रोविजंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है। बाहर वाले आज भी उनको इस फर्म का पार्टनर समझ के, क्योंकि पब्लिक नोटिस निकाला ही नहीं, तो आज भी इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर समझ के ही डील करते जा रहे हैं। तो और नहीं भी कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब सर आपकी ड्यूटी है पब्लिक नोटिस देना, तो पब्लिक नोटिस या तो रिटायरिंग पार्टनर भी दे सकता है या फिर बाकी के बचे हुए पार्टनर्स भी दे सकते हैं कि भैया ये रिटायर हो गया, अब इससे डील मत करना हमारी फर्म समझ के, नहीं तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो सर लायबिलिटीज ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टिल द टाइम ही रिमेन्ड इन द फर्म एंड आफ्टर द टाइम पब्लिक नोटिस तक के प्रोविजंस फॉलो नहीं किए तब तक। ठीक है, सो आइए पढ़ते हैं। A retiring partner continues to be liable to third party for acts of the firm after his retirement until public notice of his retirement has been given either by himself or by other partners। भाई दिया हुआ होना चाहिए, चाहे ये खुद देवे चाहे इसके बाकी के पार्टनर्स देवे, दिया हुआ होना चाहिए। But the retired partner will not be liable to third party if the latter deals with the firm without knowing that the former was a partner। अब एक ऐसी सिचुएशन है सर, ये आदमी रिटायर हो गया आज 1/1/2020 को। ठीक है सर, अब इसके बाद में एक मिस्टर एक्स फर्म से डील करने के लिए आ रहे हैं, इनको नॉलेज ही नहीं है। अच्छा इसने अभी तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया है साहब, ये फर्म से रिटायर हो गया लेकिन भाई ने अभी तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो हिसाब से तो ये आगे के फर्म के आगे के कामों के लिए भी कंटिन्यू हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग इसको जानते हैं, लोगों को पता है कि ये फर्म का पार्टनर है, उनको अभी तक जानकारी नहीं मिली है। तो जिसकी जानकारी में है ना कि ये तो फर्म का पार्टनर है भाई, वो ही रेस्पॉन्सिबल बना सकता है आगे वाले कामों के लिए, जब तक कि ये पब्लिक नोटिस ये या बाकी की फर्म नहीं देते। लेकिन एक मिस्टर वाई फर्म से डील करने के लिए आए, ये रिटायर हो गए लेकिन अभी तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया और इनको नॉलेज भी नहीं था कि ये वाला भाई जो है ये फर्म में फुल टाइम पार्टनर था, तो उनको नॉलेज भी नहीं है। तो ये जिनकी नॉलेज में भी नहीं था, भले इसने या बाकी के फर्म ने अभी तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया हुआ हो, ये इसको रेस्पॉन्सिबल नहीं बना पाएंगे। ठीक है सर, ये पैराग्राफ समझ में आया? जो जो बातें मैं समझाना चाह रहा हूँ बोलो हाँ, जल्दी बोलो। हाँ सर। ठीक है, ये ध्यान रखना पंडे, इतनी छोटी छोटी बारीकियों पे ही क्वेश्चन उठा दिए जाते हैं। ठीक है, सो द लायबिलिटी ऑफ द रिटायर्ड पार्टनर टू थर्ड पार्टीज कंटिन्यू अंटिल अ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट हैज बीन गिवन। हो सकता है एक नोट आ जाए पब्लिक नोटिस के ऊपर कैसे कैसे लायबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, तो ये पैराग्राफ आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। As regards the liability for acts of the firm done before his retirement, retiring partner तो liable रहता ही है जब तक कि unless there is an agreement made by him with third party concerned and partners of reconstituted firm। Sir, जो भी काम उसने फर्म में निकलने से पहले किए हैं उन सब के लिए वो जिम्मेदार रहेगा, जब तक कि ये फर्म के अंदर बैठा था उस दौरान फर्म में जो भी काम हुए हैं उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जब तक कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया इसने फर्म से भी और थर्ड पार्टी से भी कि मैं एक बार निकल गया तब अंदर वाले कामों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।
जब तक कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना लिया और ऐसा कोई लिख के नहीं देता है यार, ठीक है, लिख के दे दिया तो फिर ये रिटायर होने के बाद में जब तक फर्म में था तब तक के कामों से भी फर्क नहीं पा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच एन एग्रीमेंट, ठीक है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ राइट्स ऑफ अ रिटायर्ड पार्टनर। सर एक बाहर जाने वाले आदमी के पास में क्या क्या राइट्स होते हैं, पार्टनर के पास में क्या क्या राइट्स होते हैं? टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस, सर वो कर सकता है यदि उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए हैं कि आप फर्म से निकलने के बाद में 1 साल तक इस पर्टिकुलर जोग्राफिकल लिमिट में काम नहीं करेंगे, यानी दोनों तरीके से टाइम से भी और जोग्राफिकल लिमिट से भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है तो फिर वो उसमें माने जाएंगे, ठीक है। टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस, उसका राइट होता है यदि उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए हैं तो वो बाहर निकलते ही काम कर सकता है, लेकिन फिर भी उसको इन बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि वो he cannot use the name of the firm, उसे फर्म का नाम यूज नहीं करना है, वो रिटायर हो चुका है, वो आज भी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, और फर्म के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करना है, ठीक है। तो फर्म के नाम को यूज नहीं करना है, फर्म के कस्टमर्स को तोड़ना नहीं है, फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब सर एक बहुत धांसू क्वेश्चन आया था एग्जाम में, आरटीपी में, एमटीपी में भी आया हो सकता है, आई एम नॉट एग्जैक्टली नोइंग, बट ये आया था। सर एक फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए बी, बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो गया लेकिन अभी तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया, लेकिन अभी तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया इस बात का। अब तीनों एबीसी आज भी फ्रेंड्स हैं, एक प्रदर्शनी में गए, जिसे कहते हैं ना प्रदर्शनी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक फेयर लगा था, फेयर में गए, फेयर में तीनों एक साथ घूम रहे हैं, ठीक है। तो सडनली एक टीवी की स्टॉल पे, सडनली एक टीवी की स्टॉल पे ये लोग रुके, सी ने उस टीवी के स्टॉल के मालिक से बात करना चाहिए, वो बड़ा ही इम्प्रेस हो गया इसकी बातों से, सी की बातों से। तो इस स्टॉल के ओनर ने, टीवी स्टॉल के ओनर ने इसका कार्ड मांगा, इसके कार्ड में आज भी पार्टनरशिप का कार्ड दे दिया, उसमें तीनों का नाम छपा हुआ था, ए का भी, बी का भी, सी का भी, ठीक है, तीनों का नाम छपा हुआ था, ठीक है। अब सर कार्ड चेंज करना चाहिए था, अब इस बेसिस पे, सी की बात के बेसिस पे ये स्टॉल ओनर ने क्या किया, 100 टीवी सेट्स इसको सप्लाई कर दिए, ठीक है। जब इसने टीवी सेट सप्लाई किए तो इसके दिमाग में क्या था, उस कार्ड को देखते हुए, कार्ड को देखते हुए क्या था कि सर ये आज भी इस पार्टनरशिप फर्म में हिस्सेदार है, ठीक है, आज भी इस पार्टनरशिप फर्म में हिस्सेदार है, कार्ड से तो यही रिप्रेजेंट हुआ। बाद में पेमेंट नहीं आया तो इसने पूरी, स्टॉल ओनर ने पूरी पार्टनरशिप फर्म पे केस ठोक दिया, पार्टनरशिप फर्म पे पूरा केस ठोक दिया, तो क्या पार्टनरशिप फर्म जिम्मेदार होगी या केवल सी जिम्मेदार होगा? सर आपका जवाब होना चाहिए, 2 तरीके से इसको देखना है कि सर ये मिस्टर बी जो है, इन्होंने एक तो पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, तो आज भी ये इस फॉर्म का चेहरा है, मतलब पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, तो जो लोग जानते हैं कि ये फॉर्म में डील कर रहे हैं उनके लिए पब्लिक नोटिस जरूरी होता है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए फॉर्म से डीलिंग करते हुए मिस्टर बी को भी रेस्पॉन्सिबल बनाए, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन मिस्टर सी ने क्या किया, ये रिप्रेजेंट कर दिया जैसे कोई ये आज भी फर्म के पार्टनर हो, इस कार्ड पे से रिप्रेजेंट कर दिया ये आज भी पार्टनर है। सो इजंट ही अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट? मुझे ये बताइए, जब कोई एक बंदा खुद ये रिप्रेजेंट कर दे कि वो फर्म का पार्टनर है और बाकी के पार्टनर्स चुप बैठ जाए, या बाकी के पार्टनर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो फर्म का पार्टनर है और वो खुद मिस्टर सी चुप बैठ जाए, तो ही बिकम्स अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। वही वाली होल्डिंग आउट वाली सिचुएशन आज यहाँ पर क्रिएट हो गई है, तो पूरी फर्म को रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है,
मोर ओवर इन्होंने पब्लिक नोटिस भी नहीं दिया है अभी तक। ठीक है, चलो पब्लिक नोटिस दे भी दिया होता और आज दिन तक भी ये कार्ड बांट रहे हैं जिसपे इनको पार्टनरशिप फॉर्म का, तो ये खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैं तो इस पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर हूँ है, तो फर्म को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है बशर्ते इनके सबके सामने ये रिप्रेजेंट किया गया हो। सर ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? बोलो यस और नो। अरे समझ आया कि नहीं आया? बाउंसर गया क्या? वापस समझाऊं? नहीं सर, समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ रिटायर्ड पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस? जब तक कि उसको लॉजिकली नहीं रोका गया हो तब तक वो कंपीटिंग बिजनेस चालू कर सकता है। इट इज द राइट ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर। अच्छा एक बात, एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है जो भी रिसेंटली पढ़ने में आया है। सर आउटगोइंग पार्टनर पे रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, कैसे रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे कि सर मान लीजिए ये मुंबई में एक डॉक्टर्स का एक पार्टनरशिप फर्म था, डॉक्टर ए बी सी और डी इस पार्टनरशिप में थे। डॉक्टर बी इस पार्टनरशिप से निकल के जाना चाह रहे हैं, ही इज अबाउट टू बिकम अ रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, ये रिटायरिंग पार्टनर बन रहे हैं। इन पे क्या रेस्ट्रिक्शन लगाए कि सर आप अगले 1 साल तक पूरे इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जो प्रैक्टिस आप हमारे साथ में कर रहे थे वो पूरे अगले 1 साल में पूरे इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सर अब क्या ये लॉजिकल रेस्ट्रिक्शंस है? सर टाइमलाइन को देखा जाए तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन ज्योग्राफिकली देखा जाए तो ये नॉन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। तो ये रेस्ट्रिक्शन जो है ना ये वॉइड एग्रीमेंट हो, मतलब ये जो एग्रीमेंट हुआ ना कि अगले 1 साल तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये नॉन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ में है, तो ये वॉइड एग्रीमेंट हो गया। अब इस डॉक्टर बी ने क्या किया, सीधा मुंबई में ही आके प्रैक्टिस करनी चालू कर दी उसी 1 साल के अंदर अंदर। तो क्या ये रोक सकते हैं? सर चूंकि ये एग्रीमेंट किसी भी कारण से वॉइड एग्रीमेंट हो गया तो अब इसे एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। अब ये भले ही मुंबई में ही क्यों नहीं प्रैक्टिस करे, कोई नहीं रोक सकता क्योंकि एग्रीमेंट ही वॉइड एग्रीमेंट था। तो आपको रीजनेबल लगाने चाहिए थे, 1 साल तक आप मुंबई में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। यदि ऐसा होता तो ये वैलिड एग्रीमेंट होता और फिर ये भाई यदि आके मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे होते तो इनको लात मार के बाहर भगा सकते। ठीक है सर, ध्यान रखना ये सब छोटी छोटी बातें समझ होनी चाहिए। तो व्हाट आर द राइट्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंप्यूटिंग बिजनेस? जहां पर रिस्ट्रेन किया गया है वहां पर नहीं कर सकते। रिस्ट्रेन भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ में होना चाहिए, और जहां पर रिस्ट्रेन नहीं किया गया है वहां उनको खुद को ध्यान रखना है कि भले बिजनेस करूं ये 3 काम नहीं करने। टू शेयर प्रॉफिट्स और क्लेम इंटरेस्ट। जो आउटगोइंग पार्टनर है ना, जब तक उसके अकाउंट्स का हिसाब नहीं कर दिया जाता, उसको उसका हिस्सा नहीं पकड़ाया जा सकता, तब तक वो इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन फॉलो कर सकता है कि भैया बाद के प्रॉफिट्स में चूंकि तुमने मेरी प्रॉपर्टी, मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी काम ले ली, तो मुझे प्रॉफिट्स में हिस्सा दो क्योंकि तुमने मेरी मेरी कैपिटल के मजे लिए, मेरे प्रॉफिट्स के मजे लिए हैं। तो या तो शेयर इन प्रॉफिट्स दो जब तक कि मेरा हिसाब नहीं करते, या फिर एट द रेट 6% पर एनम का इंटरेस्ट दो, मेरे हिस्से की जो का पैसा बनता है उसमें 6% का इंटरेस्ट दो सालाना। दोनों में से वो कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, बट ये ऑप्शन जो है ये आउटगोइंग पार्टनर को फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल्ड होने पे ही मिलते हैं। नंबर 1, when the surviving or continuing partner carry on the business of the firm with the property of the firm, ठीक है, with his property rather ये होना चाहिए। and when the surviving or continuing partners have not purchased the interest of the outgoing partner by using their option to purchase। सर इसका बाहर जाने वाले का हिस्सा यदि इन तीनों ने खरीद लिया है तो फिर इन दोनों में से भी कुछ नहीं मिलेगा। जब तक कि वो इसका अकाउंट तोड़ नहीं रहे हैं, इसका हिसाब कर नहीं रहे हैं, तब तक ऐसा किया जा सकता है। तब तक ही इन दोनों में से जो भी ऑप्शन है वो एक्सरसाइज कर सकता है। तो हमने कर लिया रिटायरिंग पार्टनर, कर लिया एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कर लिया रिटायरमेंट, कर लिया। ठीक है, बाकी के कल देखते हैं और कल कोशिश करता हूं
इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देने का, ठीक है, और फाइनल लेग चालू करने का। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, कल मिलते हैं।